नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं संस्कृत की ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए स्पेशल फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें आपको सीटेट, एमपीटेट, एचटेट, बीटेट, सुपरटेट एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के विगत वर्षों के परीक्षा में आए हुए प्रश्न मिलेंगे, जिनकी संख्या 250 से अधिक होगी, जिसमें आपको संस्कृत पेडागोजी और संस्कृत स्पेशल के प्रश्न मिलेंगे। तो आज से शुरू हो जाएगी। तो अब तैयारी होगी संस्कृत में फुल मार्क्स लाने की। तो आइए शुरुआत करते हैं संस्कृत के विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं ऑल टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशल फ्री ऑनलाइन कोर्स, जो कि सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट, सुपरटेट, एचटेट, बीटेट, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम पढ़ेंगे इसमें ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी 250 से अधिक, जो कि होंगे संस्कृत स्पेशल और संस्कृत पेडागोजी के। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, यानी विगत वर्षों में आए हुए, पिछले वर्षों में आए हुए सभी प्रश्न होंगे। और हम लोगों का टारगेट है फुल मार्क्स लाने का, एक भी नंबर कम नहीं लाना है, पूरे में पूरे नंबर चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो आया हुआ है सुपरटेट 6 जनवरी 2019 को आया हुआ है। जिसने सुपरटेट का पेपर दिया होगा उसको याद भी होगा। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पितृशोषा का अर्थ है। पितृशोषा का अर्थ क्या होता है? पितृशोषा का अर्थ क्या होता है? बुआ होता है। चाची भी नहीं होता, ताई भी नहीं होता, मौसी भी नहीं होता। तो पितृशोषा एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? बुआ होता है। तो आइए अब चाची, ताई और मौसी को देख लेते हैं संस्कृत में क्या बोला जाता है। तो पहले वाले का अर्थ क्या हो गया? बुआ हो गया। अब आइए देखते हैं चाची को क्या बोलते हैं। चाची को बोलते हैं पितृव्या। क्या बोलते हैं? पितृव्या। मौसी को क्या बोलते हैं? मातृशोषा। क्या बोलते हैं? मातृशोषा। ताई को क्या बोलते हैं? अंबाला या ज्येष्ठांबा। बहुत आसान है, याद भी हो गया होगा। अब आइए एक बार दोबारा देखते हैं। चाची को क्या बोलते हैं? पितृव्या बोलेंगे। मौसी को मातृशोषा बोलेंगे। ताई को अंबाला या ज्येष्ठांबा बोलेंगे। तो आपको याद भी हो गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का हमको उदाहरण बताना है। तो दीर्घ संधि की पहचान हम कैसे करते हैं? इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ, इन तीनों में से किसी एक की मात्रा होगी, तो वो क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। तो रमेशा में नहीं है, सदैव में भी नहीं है, पावका में भी नहीं है। किसमें है? श्रीशाह में। किसमें है? श्रीशाह में है। तो यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प क्या होगा इसमें? सही होगा। तो दीर्घ संधि जहां भी मिले तो आपको क्या ढूंढना है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा हो, तो वो क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ है सुपरटेट 6 जनवरी 2019 को आया हुआ है। प्रश्न है सूर्योदय शब्द में प्रयुक्त समास है। सूर्योदय शब्द में प्रयुक्त समास आपको बताना है। कर्मधारय, बहुब्रीय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्रीय भी नहीं होगा, अव्ययी भाव भी नहीं होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास पहचानते कैसे हैं? तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। कारक चिन्ह का क्या होगा? लोप होगा। तो आइए इसका आप समास विग्रह करते हैं। तो क्या होगा? सूर्य का उदय। सूर्योदय क्या होगा? सूर्य का उदय। इसलिए कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। यानी कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही होगा इसमें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महिमा शब्द का लिंग है। महिमा शब्द का आपको लिंग बताना है। ये आया हुआ है यूपीटेट नवंबर 2018 में और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक के लिए था। तो इसमें क्या होगा?
पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ये महिमा लड़की की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? महिमा, जैसे प्रभु महिमा करते हैं, है ना, उस वाली महिमा की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ना कि स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग और त्रिलिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो मित्रा भी होता है, भानु भी होता है, रवि भी होता है, लेकिन मित्रम नहीं होता है। तो यानी पहला विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा, बाकी सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? मित्रम नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया एका भाषागत विकारा प्रभावयति। पहला ऑप्शन है संकेत बोधम, दूसरा है कथित भाषा बोधम, तीसरा है मौखिक भाषा बोधम और चौथा है लिखित भाषा बोधम। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार को प्रभावित करता है। तो कौन से भाषागत विकार को प्रभावित करता है? लिखित भाषा बोधम, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। संकेत बोधम, कथित भाषा बोधम और मौखिक भाषा बोधम, इन सबको प्रभावित नहीं करता। किसको प्रभावित करता है? लिखित भाषा बोधम, यानी चौथा विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? तरु इति पदस्य पर्याया भवति। तरु का आपको पर्यायवाची बताना है। ये आया हुआ है सीटेट 2019 में आया हुआ है। तो तरु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो वर्तका, वर्तका नहीं होगा। वर्तक में क्या होता है? बतख होता है। अगला है भ्रमरा, भ्रमरा भी नहीं होगा, भंवरा होता है इसका अर्थ। अगला है वृक्षा, वृक्षा ही होगा। वृक्षा का पर्यायवाची क्या होता है? तरु होता है। और नदी नहीं होगा, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प सही होगा। कौन सा होगा? वृक्षा होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अव्यय पद नहीं है। आपको बताना है कौन सा पद अव्यय पद नहीं है। ये आया हुआ है यूपीटेट 2018 में आया हुआ है। यूपीटेट नवंबर 2018 में आया हुआ है। ये 6 से 8 तक के लिए था। अब आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है चिरम है। पहला क्या है? चिरम। दूसरा क्या है? गंतुम। और तीसरा क्या है? दिशम। और चौथा क्या है? अपरम। तो अव्यय होते क्या हैं? अव्यय क्या होते हैं? जिनका लिंग वचन पुरुष के कारण कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? दिशम सही होगा, क्योंकि इस शब्द से लिंग वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला ये देखते हैं। अगला क्या है? संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूता भवन्ति, यानी संस्कृत शिक्षा के मूल्यांकन के साधनभूत होते हैं। कौन से होते हैं? बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि प्रश्नः, आसक्ति प्रश्नः, उपर्युक्ता सर्वः। तो इसमें कौन सा होगा? उपर्युक्ता सर्वः, यानी ये सभी क्या करते हैं? सभी क्या है? मूल्यांकन के साधनभूत हैं। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के क्या हैं? साधनभूत होते हैं ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? व्यंजन का दूसरा नाम है। आपको बताना है व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। तो व्यंजन का दूसरा नाम अच नहीं होता, शल नहीं होता, यड़ नहीं होता, क्या होगा? हल होगा। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल है, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? ये आया हुआ है एमपी टेट में। तो सबको पता होगा कितनी होती है? 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 14, ना कि 41, ना 61 और ना ही 16। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही होगा, यानी क्या होगा? 14 होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पा प्लस कत्वा मिलकर बनेगा। पा प्लस कत्वा मिलकर क्या बनता है? पीत्वा बनता है। क्या बनेगा? पीत्वा बनेगा, ना कि पात्व, पिकत्व और पित्वा। ये तीनों नहीं बनेंगे। कौन सा बनेगा? पीत्वा बनेगा।
यानी कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के बाद रोजाना आपको 7 से 8 के बीच में आप जहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं आपको संस्कृत की एक क्लास प्रोवाइड होगी। संस्कृत के सभी प्रश्न मिला के 250 से अधिक आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। एक क्लास में आपको 10 से लेके 20 के बीच में प्रश्न होंगे, जिससे आप पूरा वीडियो आसानी से देख पाएँ। कुछ बच्चों ने कहा था हमसे कि सर आपकी जो पीडीएफ होती है उसमें आंसर्स लिख दिया करिए। तो आंसर्स बेटा, आंसर देखने के लिए आप वीडियो देखिए। आज से लेकिन हमने आंसर इंक्लूड कर दिया है। आज का आपने वीडियो पढ़ा होगा तो आपने देखा है कि नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और याद रखना, हर एक दिन 7 से 8 के बीच में तैयार रहना संस्कृत की स्पेशल क्लास के लिए। वो भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम से क्वेश्चन उठा के आपके लिए लाए जाएंगे। यानी ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत की जा रही है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा हेल्प हमारी भी करनी है। आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सरस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत स्पेशल और संस्कृत पेडागोजी के ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए स्पेशल फ्री ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के विगत वर्षों में परीक्षा में आए हुए प्रश्न मिलेंगे, जिनकी संख्या 250 से अधिक होगी, यानी 250 से अधिक होगी, जिसमें आपको संस्कृत पेडागोजी और संस्कृत स्पेशल दोनों के प्रश्न सम्मिलित रूप से मिलेंगे। अगर आपकी संस्कृत कमज़ोर है तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 250 से अधिक प्रश्न जब आपके सामने से गुजरेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा। बिल्कुल अमृत के समान है ये क्लासें, थोड़ा थोड़ा रोज अमृत आपको मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संस्कृत स्पेशल प्लस संस्कृत पेडागोजी की फ्री ऑनलाइन क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशल फ्री ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपके लिए एकदम फ्री है और हर एक टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सभी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए ये फ्री ऑनलाइन कोर्स आपके लिए चल रहा है, जिसमें आपको संस्कृत स्पेशल और संस्कृत पेडागोजी पढ़ाई जाएगी। और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है सेकंड। इससे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा चुका है। जिसने उसको ना देखा हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी, आप उससे ज़रूर देखना, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। अब आइए आगे देखते हैं। ये सीटेट की परीक्षा के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और ऑल टीचिंग एग्जाम यानी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी 250 से अधिक। सभी प्रश्न क्या होंगे? सिलेक्टेड होंगे। 250 से अधिक सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ेंगे हम, जो विगत वर्षों में आए हुए होंगे, यानी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो होंगे संस्कृत स्पेशल और संस्कृत पेडागोजी दोनों के। संस्कृत स्पेशल के भी होंगे और संस्कृत पेडागोजी के भी होंगे। मेरा टारगेट है कि आपके संस्कृत में फुल मार्क्स आए। अगर 15 का पूर्णांक है तो 15 में 15 आए, अगर 10 का पूर्णांक है तो 10 में 10 आए, अगर 30 का पूर्णांक है तो 30 में 30 आए। एक भी नंबर आपके मिस ना हो, एक भी नंबर आपके गलत ना हो। वैसे भी जो कमज़ोर है पढ़ने में, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनके लिए ये अमृत के समान है। बस प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अमृत लेते जाइए, यह आपके परीक्षा में बहुत काम आएगा। यदि आपने 250 प्रश्न पूरे के पूरे हल किए हैं, यानी प्रत्येक वीडियो को आपने अच्छे से समझा है, तो आपको परीक्षा के महाभारत में विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। आप परीक्षा के महाभारत में विजयी होगे और अच्छा स्कोर भी करोगे। तो आपको क्या करना है? लगातार पढ़ते रहना है, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है।
कोई भी परीक्षा हो वो होगी जरूर, भले थोड़ा विलंब में हो, तो हमको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, निरंतर पढ़ाई करते रहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं संस्कृत की सेकंड। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का हमको चयन करना है और ये सीटेड स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे, जो जो शुद्ध होंगे उनको क्रॉस करते चले जाएंगे। तो पहला है क्या ऑप्शन है, मनः। मनः बिल्कुल शुद्ध है तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर अगला है लक्ष्मी, ये भी शुद्ध है, जय लक्ष्मी माता की, इसको भी क्रॉस कर देंगे। फिर अगला क्या है दधि, ये भी शुद्ध है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, दुखम हो जाएगा। पहला ही प्रश्न है और उसमें हमको लक्ष्मी माता मिल गई। तो लक्ष्मी माता आप सबको खूब सारा धन दे, इतना धन दे कि आपका घर पूरा भर जाए। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले में क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा दुखम। दुखम क्या होगा, सही होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आया हुआ है सुपर टेट 2019 में आया हुआ है, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए इसको देखते हैं। हसंति पद में प्रत्यय है, आपको बताना हसंति पद में कौन सा प्रत्यय है। तो पहला दिया है कत प्रत्यय, बिल्कुल नहीं होगा। अगला है कतिन प्रत्यय, ये भी नहीं होगा। अगला है लुट प्रत्यय, ये भी नहीं होगा। अगला है क्षत्रि, क्षत्रि ही होगा। क्षत्रि क्यों होगा, क्योंकि क्षत्रि प्रत्यय में अत शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है, अत शेष रह जाता है। जैसे है पठ प्लस क्षत्रि, यानी क्या हो जाता है, पठत हो जाता है। क्या हो जाता है, पठत हो जाता है। तो इसमें अत क्या होता है, शेष रह जाता है। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीज फल का अनुवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है यूपी टेट नवंबर 2018 में आया हुआ है, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है विंशानि फलानि, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला दिया है विंशतानि फलानि, ये भी नहीं होगा। अगला है विंशति फलानि, यही सही होगा। और विंशतीन फलानि, ये भी नहीं होगा। तो इन सब के लिए देखिए बाकी सब सेम है, फलानि फलानि सब में सेम है, लेकिन क्या विंशति को गलत दिया था। तो क्या करना है, एक बार हमको 1 से 100 तक गिनती पढ़ लेनी है, जिससे कोई भी संख्या हमसे ना फंसे। तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको 1 से 100 तक गिनती पढ़ाई जाए। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा, विंशति फलानि। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है 100 पुरुष का अनुवाद है। ये भी आया हुआ है यूपी टेट नवंबर 2018 में आया हुआ है, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 के लिए। तो देखिए दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही तरह के आए हैं, और अगर आपको संस्कृत से हिंदी और हिंदी संस्कृत आता है तभी आप हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। 100 पुरुष का अनुवाद है, तो 100 पुरुष को क्या कहेंगे। देखिए सब में पुरुषा पुरुषा सही दिया है, पुरुषा ही होगा, एकदम सही है। लेकिन आपको क्या देखना है, 100 को देखना है। तो पहला है शतसा, नहीं होता है। दूसरा है शतम, ये सही है। शतः, ये भी नहीं होता है। और शततमा, ये भी नहीं होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा, शतम पुरुषाः। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वागतम में संधि है। ये प्रश्न है एमपी टेट स्पेशल का। आपको बताना है स्वागतम में कौन सी संधि है। गुण संधि है, बिल्कुल नहीं। वृद्धि संधि है, बिल्कुल नहीं। दीर्घ संधि है, बिल्कुल नहीं। जड़ संधि है। कैसे पहचाना, तो अगर या रा और वा हो और उसके पहले कोई अधूरा शब्द हो, उसके पहले क्या हो, कोई अधूरा शब्द हो, तब क्या होगा, तब हमेशा क्या होगी, यड़ संधि होगी। या रा वा हो और उसके पहले कोई अधूरा शब्द हो तो क्या होगी, यड़ संधि होगी। तो बहुत आसान है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। स्वागतम में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 49 को कहते हैं। 49 को क्या कहते हैं संस्कृत में।
तो पहला है एकोन 50, बिल्कुल सही। दूसरा है 9 बिल्कुल सही। तीसरा है 49, ये भी सही है। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों तो हैं ही। उपर्युक्त सभी क्या होगा, विकल्प सही हो जाएगा। तो यानी एकोन 50 भी क्या होता है, 49, 9 भी 49 होता है, और 49 भी 49 होता है। तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एक बार आपको 1 से 100 तक गिनती संस्कृत में बता दें, जिससे आपके सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाया करें। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कह प्रकारात्मकः शब्द। ये आया हुआ है सीटेट 2012 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है रचनात्मक, दूसरा है किमपि न, तीसरा है विक्षिप्त, और चौथा है सर्वे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकारात्मक शब्द कौन सा है। तो इसमें कौन सा है, कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, किमपि न, यानी प्रकारात्मक शब्द किसी में भी नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एमपी टेट स्पेशल का एतयो द्वंद्वयो का युग्मा संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शयति। इसका अर्थ है दिए गए विकल्प में कौन सा जोड़ा संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो पहला है कर्तार्य कर्माणि, बिल्कुल नहीं होगा। शाम्पुर्ड्यम विश्लेषणात्मक, बिल्कुल नहीं होगा। व्याख्यात्मकः शाब्दिकः, बिल्कुल नहीं होगा। अगला है भावात्मकः औचित्यम और धिसंपन्न, यही सही होगा। यानी इसका तात्पर्य यह है कि दिए गए विकल्प में भावात्मक, औचित्य और धिसंपन्न ये जोड़े जो हैं संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, ये यूपी टेट स्पेशल है। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय आपको बताना है। तो खेल नहीं होता है, खेलना भी नहीं होता है, खेल का मैदान भी नहीं होता है। क्या होता है, खिलौना होता है। अब आइए समझते हैं। क्रीडनकम शब्द क्रीड धातु से बना है। क्रीडनकम शब्द किससे बना है, क्रीड धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खिलौना होता है। क्रीड शब्द में यदि प्रत्यय नहीं लगा होगा तब उसका अर्थ खेलना होता है। क्रीडन का अर्थ खेल होता है तथा क्रीडन क्षेत्रम का अर्थ खेल का मैदान होता है। तो आपको सभी चीजों के अर्थ पता चल गए। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है इको यड़च। ये एमपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इको यड़च किस संधि का सूत्र है। तो देखिए इसी में दिया भी हुआ है यड़च, यड़ दिया हुआ है, तो किसका है, यड़ संधि का सूत्र है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किल अव्यय का अर्थ है। किल अव्यय का अर्थ आपको बताना है। तो किल अव्यय का अर्थ नीचे नहीं होता है, इसलिए भी नहीं होता है, यहां से भी नहीं होता है। क्या होता है, अवश्य ही। अवश्य ही के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किल अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बगुले को संस्कृत में कहते हैं। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है। बगुले को संस्कृत में कपोत नहीं कहते, चटका भी नहीं कहते, काका भी नहीं कहते। क्या कहते हैं, बकाह कहते हैं। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं, बकाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनकी ज्योमेट्री कमज़ोर है उनके लिए ये वीडियो एकदम कैप्सूल की तरह है। इसको देखने के बाद आपका ज्योमेट्री का डर एकदम समाप्त हो जाएगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी की इच्छा थी कि ज्योमेट्री शुरुआत से अंत तक पढ़ाई जाए, तो आज से ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई है और ज्योमेट्री को बेसिक से हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। यानी ज्योमेट्री आपको ऐसी पढ़ाई जाएगी कि आप कोई भी परीक्षा दो, एक भी नंबर का आपका गलत ना हो और सभी प्रश्नों के उत्तर आप 2 से 3 सेकंड में दे पाओ। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री होती क्या है? ज्योमेट्री को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री गणित के विषय की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों के गुण तथा इसके स्वभाव, मापन तथा उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्योमेट्री शाखा ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक शाखा मानी जाती है। इसकी परिभाषा अन्य शब्दों में कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। ज्योमेट्री गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों तथा अन्य का अध्ययन किया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। आइए एक परिभाषा इसकी और देखते हैं। तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। दोबारा समझते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। हम ज्योमेट्रियों को एकदम विस्तार शुरू कर रहे हैं, यानी हम आज शुरुआत से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बिंदु। सबसे पहले देखते हैं बिंदु होता क्या है। तो कोई भी ऐसी सूक्ष्म आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरी परिभाषा इसकी देखते हैं। तो बिंदु की कोई लंबाई तथा चौड़ाई नहीं होती है, यह सिर्फ सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ये केवल स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। आइए अगली परिभाषा देखते हैं इसकी। यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। अब आइए इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। 3 इसमें से दे देगा, 1 अलग से दे देगा, पूछेगा कौन सा गलत है, या फिर 1 इसमें से दे देगा, 3 गलत दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है। तो आपको एकदम याद हो जानी चाहिए। बिंदु की लंबाई क्या होती है? 0 होती है। बिंदु की लंबाई क्या होगी? 0 होगी। बिंदु की चौड़ाई क्या होगी? 0 होगी। बिंदु का क्षेत्रफल भी क्या होगा? 0 होगा। और बिंदु का आयतन भी क्या होगा? 0 होगा। तो अगर एक साथ हम याद करें तो लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आयतन बिंदु के क्या होते हैं? 0 होते हैं। बिंदु की लंबाई, बिंदु की चौड़ाई, बिंदु का क्षेत्रफल और बिंदु का आयतन क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्या है? रेखा। तो रेखा क्या होती है? 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। तो रेखा में सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। एक रेखाखंड के दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने में आरेख प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? रेखा कहा जाता है उसे। अब आइए देखते हैं रेखा के प्रकार। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा वैसी रेखा को कहा जाता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाए, वो क्या होगी? सरल रेखा होगी। यानी सीधी चली जाए, वो क्या होगी? सरल रेखा। सरल रेखा कैसे पहचानेंगे? जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाएगी, वो क्या होगी? सरल रेखा होगी। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? वक्र रेखा। वक्र रेखा वैसी रेखा को कहा जाता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर तथा दिशा बदलती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती है, वो क्या कहलाएगी? वक्र रेखा कहलाएगी। जैसे ये क्या है? एक वक्र रेखा है। ये क्या है? एक वक्र रेखा है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं वैसी रेखा को कहा जाता है
जो दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। संगामी रेखा क्या होंगी? जब दो या दो से अधिक रेखाएं क्या होंगी? एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी। तो देखिए ये कितनी रेखाएं इसमें, एक दो तीन, तीन रेखाएं हैं और एक ही बिंदु ओ से होकर गुजर रही हैं। तो ये सभी क्या हैं? संगामी रेखाएं हैं। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? समांतर रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। मतलब दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए अगर ए से सी की यहां से दूरी कितनी है? अगर 2 है तो यहां से भी क्या होगी? 2 होगी, यहां से भी क्या होगी? 2 होगी। मतलब समांतर होंगी। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर। इसका साइन कैसे होता है? ऐसे। जैसे लिखना है पी क्यू समांतर आर एस के, तो कैसे लिखेंगे? पी क्यू समांतर है आर एस के। तो बहुत आसान है। अब आइए दोबारा इसको बार पढ़ते हैं। वैसी रेखा जो दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। तो उन रेखाओं को क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे। यानी इनकी दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं? वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को काटे उसे क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है? ए बी है और सी डी है, दो रेखाएं हैं, उसको तीसरी एक रेखा ई एफ क्या कर रही है? काट रही है। इसे क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वैसी एक रेखा का वह भाग जिसके दोनों किनारे निश्चित हों उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। अगला क्या है? किरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेखा का वह भाग जिसका एक किनारा निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? कोण। तो कोण क्या होता है? पहले अब आइए कोण देखते हैं। तो कोण क्या होता है? यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। या फिर ज्यामितीय में कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। जैसे ये दोनों सरल रेखाएं निकल गई तो ये क्या बनेगा? कोण बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? कोण बनेगा। ये सभी क्या है? कोण है। तो कोण बहुत आसान है। कोण का चिन्ह क्या होता है? कोण का चिन्ह ऐसे होता है। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगला है कोण का मापन। ये बहुत मान लीजिए गहराई से निकाला गया है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है कोण का मापन। तो कोण का मापन दो तरीके से होता है। पहला होगा अंश मापन। पहला क्या होगा? अंश मापन। और दूसरा क्या होगा? रेडियन मापन। पहला होगा अंश मापन, दूसरा क्या होगा? रेडियन मापन। अंश मापन को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय पद्धति। और रेखीय मापन क्या है? वृत्तीय पद्धति है। अंश मापन क्या है? शास्त्रीय पद्धति है। और रेडियन मापन क्या है? वृत्तीय पद्धति है। तो अंश मापन की इकाई क्या होती है? अंश की इकाई क्या होती है? डिग्री होती है। अंश की इकाई क्या होती है? डिग्री होती है। और रेडियन की क्या होती है इकाई? रेडियन ही होती है। रेडियन की इकाई क्या होती है? रेडियन ही होती है। तो आइए देखते हैं संकेत। तो x डिग्री, डिग्री का संकेत क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है डिग्री। और x रेडियन, यानी x की पावर क्या होगा? c को क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। तो बहुत आसान है। डिग्री कैसे होगा? डिग्री ये होगा और रेडियन क्या होगा? ये होगा। आइए आगे देखते हैं। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एक रेडियन बराबर कितना होगा? 180 बटे पाई। एक रेडियन बराबर क्या होगा? 180 बटे पाई होगा। लेकिन एक डिग्री की बात करेंगे। एक डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बटे 180। अब आइए देखते हैं आया कैसे। तो हमने क्या किया? देखिए पाई रेडियन था तो हमने क्या किया? पाई को उस तरफ भेज दिया। पाई को उस तरफ भेजेंगे तो गुणे में है तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। गुणे में है तो क्या हो जाएगा? भाग में। देखिए एक रेडियन हो गया, एक रेडियन इधर हो गया और 180 बटे क्या हो जाएगा? पाई डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डिग्री का मान निकालें तो यहाँ एक डिग्री लिखेंगे और 180 क्या होगा? बटे में चला जाएगा। यानी पाई बटे कितना हो गया? 180 रेडियन हो गया। तो बहुत आसान है। अब आइए अगला स्टेप देखते हैं। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया है? पाई से x से क्या किया है? हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x रेडियन हो जाएगा। इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 बटे पाई गुणे x क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब आइए अगले स्टेप में भी हम यही करने वाले हैं। क्या किया हम?
x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो x डिग्री हो जाएगा और पाई बटे 180 गुणे x रेडियन हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आइए आगे समझते हैं। अब आते हैं कोणों के प्रकार पे। कोण के प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले क्या है, शून्य कोण। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, शून्य हो, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, शून्य कोण कहते हैं। बहुत आसान है। ये क्या है, शून्य कोण है। क्या है ये, शून्य कोण है। तो आइए अब अगला देखते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऐसा कोण जो शून्य अंश से क्या हो, बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। यानी परिभाषा कह रही है कि जो है थीटा का जो मान है, थीटा का मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। बहुत आसान है। यानी 0 से क्या हो, बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। आइए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, समकोण। समकोण बहुत आसान है। 90 अंश का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। या समकोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, 90 अंश हो, वो क्या कहलाएगी, समकोण कहलाएगी। तो यानी थीटा का मान इसमें क्या है, बराबर है किसके, 90 के, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। फिर अगला क्या है, अधिक कोण। अगला क्या है, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 से क्या है, बड़ा है, 90 से बड़ा है थीटा और 180 से क्या है, छोटा है। थीटा का मान क्या होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, ऋजु कोण, या इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 अंश का कोण क्या कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। यानी थीटा का मान क्या होगा, इसमें 180 होगा, 180 के बराबर होगा, तो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा। अगली परिभाषा देखते हैं। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ऋजु कोण कहलाता है। तो बहुत आसान है। थीटा का मान इसमें क्या होगा, 180 होगा, वो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगला क्या है, वृहत कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, वृहत कोण। ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो परंतु 360 से क्या हो, छोटा हो। यानी थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, 180 से अधिक होगा और 360 से क्या होगा, कम होगा, वो क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा। संपूर्ण कोण क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 360 के बराबर होगा। 360 के बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण कहलाएगा। दूसरे शब्दों में दे सकते हैं, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव क्या हो, 360 अंश हो, तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण बोलेंगे। या इसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण कहा जाए, कंप्लीट एंगल कहा जाए, बात दोनों एक ही है। अब आइए देखते हैं कुछ जो है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इससे कुछ कोण निकलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और बाह्य कोण या अंतः कोण। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से एंगल बना। देखिए 1 बन रहा, 2 बन रहा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 4 एंगल इधर बन रहे हैं, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। यानी कितने कुल बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख लग ही रहा है, यानी शीर्ष के क्या हो, जो सामने हो। यानी 1 के बराबर किसके होगा, 3 के शीर्षाभिमुख कोण है। 2 किसके होगा, 4 के। 6 होगा 8 के। 5 होगा 7 के। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत आसान है। अगला क्या है, संगत कोण। अगला क्या है, संगत कोण। तो ऐसे देखिए, अगर ऊपर इसमें लेंगे तो ऊपर इसमें भी लेना है। यानी कोण 2 बराबर किसके है, कोण 6 के, वो क्या है, संगत कोण है। यानी कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 3 बराबर कोण 7 के और 1 है 5 के और 4 है 8 के। ये सभी क्या है, संगत कोण है। अब आइए अगला देखते हैं, एकांतर कोण। अगला क्या होता है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे और एकांतर कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर 5 के,
कोण 3 बराबर किसके होगा 5 के, कोण 4 बराबर किसके होगा 6 के, 1 बराबर होगा 7 के और 2 बराबर किसके होगा 8 के। ये सभी क्या है एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आंतरिक एकांतर कोण, एक होगा बाह्य एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण कौन से होंगे 3 और 5, यानी ये सभी क्या दोनों आंतरिक है मतलब अंदर हैं, और 4 और 6 ये भी क्या है अंदर हैं। फिर क्या है बाह्य एकांतर कोण, देखिए दोनों बाहर हैं, यानी 1 बराबर 7 के और 2 बराबर किसके होगा 8 के, 2 बराबर किसके होगा 8 के। ये सभी क्या थे एकांतर कोण थे। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्या है। एक ही तरफ के अंतःकोण व बाह्य कोणों या उसी को बोलते हैं बहिष्कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। यानी कोण 3 और कोण 6 इनका योग क्या होगा 180 होगा। ये अंतःकोण है, और 4 और 5 इनका भी क्या होगा 180 होगा। ये दोनों क्या है अंतःकोण है। बाह्य कोण की बात करते हैं तो 1 और 8 इनका योग क्या होगा 180 होगा। 2 और 7 इनका भी योग क्या होगा 180 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएगा। भले कोण ना पूछा जाए, बिंदु ना पूछा जाए, रेखा ना पूछी जाए, लेकिन शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इन सब की प्रॉपर्टीज लग जरूर जाएगी प्रश्न में। तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, और एक ही तरफ के अंतःकोण व बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं, इनका योग क्या होगा 180 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, न समझ में आया होगा तो वीडियो बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है जिन दो कोणों का योग क्या हो 180 हो। जैसे मान लीजिए ये एक सरल रेखा है, इसमें कोण बना हुआ है, ये है 45 का और ये है 135 का, यानी ये 45 का है और ये कितना है 135 का। इन दोनों का योग कितना है 180। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हुए संपूरक कोण हुए। अगला क्या होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है जिनका योग क्या हो 90 के बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये है 55 है, ये क्या है 55 है, और ये टोटल कितना है 90 है। टोटल कितना है 90 है। 55 ये है तो 50, 5 इधर बचा 60 हो गया, और 30 यानी ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये 35 और 55 एक दूसरे के क्या हैं पूरक कोण हैं। यही क्या होता है पूरक कोण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपको समझ लेना है कि पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। ये मत सोचना कि सीटेट की परीक्षा टल गई है, वो कब कितनी किस डेट में आ जाए कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या करना है तैयारी निरंतर करते रहना है, तैयारी हमेशा बनाए रखनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। परीक्षा पता नहीं कब हो जाए, तो परीक्षा के लिए पहले से प्रिपेयर रहना, जिसमें आए एकदम धुआं धुआं कर दो अच्छे से, मतलब एकदम पेपर इतना बढ़िया दो कि एकदम बिल्कुल एकदम कंफर्म हो कि 120 प्लस आएंगे ही आएंगे। तो हमको तैयारी भी ऐसे करनी है, 120 प्लस ही आपको लाने हैं सीटेट में। 120 प्लस आप स्कोर करोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, जिससे आपके सुपर टेट में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। सुपर टेट की परीक्षा जब देने जाएंगे तो आपका 120 प्लस होगा सी टेट में, तो सुपर टेट में आप कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो क्या करना है अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, और हम आपका शुरू से लेके अंत तक साथ देंगे। सी टेट से लेकर सुपर टेट तक हम आपके हर एक कदम पर साथ रहेंगे। आप हमको कमेंट करके बताइए, जैसे आपने हमको बताया था कि ज्योमेट्री सर हम लोगों की कमज़ोर है। काफ़ी बच्चों ने हमको कमेंट किया था, पर्सनल एसएमएस भी किया कि सर ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए। तो ज्योमेट्री आपके लिए लेके आए हैं। ज्योमेट्री अब शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री पूरी ख़त्म करेंगे तब दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे, जिससे आपका ज्योमेट्री का डर एकदम ख़त्म हो जाए और ज्योमेट्री आपके लिए एकदम भय का कारण ना बने। ज्योमेट्री आपके लिए ऐसा हो जाए कि अगर ज्योमेट्री देख लो आप कहोगे अरे वाह 1 नंबर पक्का हो गया हमारा, 1 नंबर की दिखे 2 नंबर की जैसे दिखे आप तुरंत उसको बना के 2 से 3 सेकंड में मार दो। इस तरह आपको पढ़ाई जाएगी। बस क्या करना है आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है, ना समझ में आए दोबारा फिर से देखना है, ज़रूर समझ में आएगा। हर एक परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, यूपीपी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा हो, एसएससी जीडी हो, लेखपाल हो, हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योमेट्री अलग नहीं आएगी, किसी में कम पूछा जाएगा, किसी में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम आपको इतना पढ़ा दे रहे हैं कि आप एसएससी सीजीएल का भी पेपर देने जाओगे तो आपका 1 नंबर भी बाहर से नहीं आएगा, इतना आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से बंद पृष्ठ आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। यानी तीन भुजाएं होनी चाहिए और तीनों क्या हों? बंद हों, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अब आइए त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे अगर पूछा जाए तो? कितने? 6 प्रकार के। अगर पूछा जाए भुजाओं के आधार पे तो कितने? 3। 3 ये क्या है? भुजा के आधार पे। अगर पूछा जाए कोणों के आधार पे तो कोण के आधार पे भी क्या? 3। भुजाओं के आधार पे 3, कोणों के आधार पे 3, यानी कुल कितने? 6। अब आइए एक तरफ समझते हैं। सबसे पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब क्या होता है? बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और तीनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कितने होंगे? ये 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तीनों मिला के कितना? 180। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा बराबर ना हो। यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी और एक भुजा क्या होगी? असमान होगी। तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। परिभाषा से पता चल रहा है, समद्वि नाम से ही पता चल रहा है। समद्वि यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगला क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। तो जिसकी एको भुजा बराबर ना हो, यानी ये अलग हो, ये अलग हो और ये अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा, यानी 0 से क्या होगा? थीटा का मान बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? कम होगा। तो क्या बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक क्या हो? 90 अंश का कोण बनेगा, वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी एक भुजा क्या करेगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। तो बहुत आसान है। और इसमें भी क्या होंगी? तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। यानी अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगी? 5 होगी। अगला क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होना चाहिए? थीटा का मान क्या होगा? 90 से क्या होगा? बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? कम होगा। तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी थीटा का मान क्या होगा? 90 से अधिक होगा, 180 से क्या होगा? कम होगा। तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। आइए अब एक तरफ से सबको देख लेते हैं। तो पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए, तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। अब आइए देखते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या था? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं एवं तीनों कोण क्या होंगे? 60 डिग्री के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज को एक विशेष प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी दो ही नहीं तीनों भुजाएं समान होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज के क्या होंगे? सारे कोण जो होंगे आपस में उनकी माप क्या होगी? समान होगी। इस त्रिभुज के हर कोण का माप क्या होगा? 60 अंश होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है? 180 होता है एवं समबाहु के तीनों कोणों क्या होंगे? समान होंगे, अतः यह 60 डिग्री का होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसको बोलेंगे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए इसमें दो भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं और दो कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एवं दो कोण बराबर होते हैं वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, जिससे ये अपने सामने वाले कोणों का माप भी समान कर देती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोणों का माप भी क्या होता है? समान होता है। अगर हम शीर्ष से आधार पर एक लंब बनाएं, शीर्ष से आधार पर हम क्या करें? एक लंब बनाएंगे, तो वह आधार को दो भागों में क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। आधार पर बनाया गया लंब
आधार पर बनाया गया लंब शीर्ष पर बने कोण को क्या करेगा, द्विभाजित कर देता है। अब आइए अगला देखते हैं, विषम बाहु। नाम से पता चल रहा है विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान, यानी ये अलग होगी और ये अलग होगी और ये अलग होगी। अब आइए देखते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, असमान हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण क्या होते हैं, अलग माप के होते हैं, अर्थात कोण भी समान नहीं होते हैं, यानी जब भुजा बराबर नहीं होगी तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। फिर आइए देखते हैं, अगला है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, कम होगा। अब आइए समझते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच हो, ऐसा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं, अगला क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक क्या होगा, 90 अंश बनाएगा, एक भुजा क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। अब आइए समझते हैं, जैसा कि इस त्रिभुज के नाम से प्रतीत हो रहा है कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है एवं बचे दो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जब एक समकोण होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जैसा कि हम जानते हैं समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। ऐसा त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब आइए देखते हैं, अगला है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अर्थात एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी एक कोण का मान क्या होगा, 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा थीटा का मान, और 180 से क्या होगा, कम होगा। 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 180 से क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा और हौसला बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करें। इस कंटेंट को तैयार करने में हमको 1 से 1.5 दिन लग गया है, और हमने कलेक्शन कर लिया है पूरे ज्योमेट्री का, यानी पूरे ज्योमेट्री का कलेक्शन कर लिया है, और पूरे क्वेश्चन भी तैयार कर दिए हैं आपके लिए, यानी टाइप करके केवल क्या करना है, वीडियो बनाना है, और आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है। पढ़ लीजिए, एक बार ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे जो आप पेपर दे आएँ, 1 नंबर का बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ाऊंगा, वो भी सबसे आसान ट्रिक के साथ, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले ज्योमेट्री के 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसने ना देखा हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसको वहां लिंक मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देखना, जिससे आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है सर्वांग समता, वो भी किसकी, त्रिभुज की। त्रिभुजों की सर्वांग समता हम पढ़ रहे हैं। तो आइए सर्वांग सम को हम टुकड़ों में बांट देते हैं। तो सर्व निकला, अंग निकला, और इसमें से सम निकला, यानी सर्व अंग सम। सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब अंग, सम मतलब क्या होता है, समान, यानी जिसके सभी अंग समान हो वो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। और सर्वांग सम हमेशा दो त्रिभुजों की तुलना करने पर निकलेगा, यानी एक त्रिभुज से हम बता नहीं सकते कि वो सर्वांग सम है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए, 2 त्रिभुज होने चाहिए, फिर उनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, उससे पता चलेगा कि सर्वांग सम है या नहीं है। सबसे पहला आइए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट त्रिभुज की भुजाएं, जो पहले त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो सेकंड त्रिभुज की भुजाओं के क्या होंगी, बराबर होंगी, और माध्यिकाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और ऊंचाइयां भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और
कोण भी क्या होंगे, संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। संगत क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और परिमाप भी क्या होगा, बराबर होगा। ये सभी क्या होंगे, सर्वांगसम में बराबर होंगे। अब आइए देखते हैं सर्वांगसम का चिन्ह। तो सर्वांगसम का चिन्ह कैसे होता है, सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है। तो बहुत आसान है, ये चिन्ह किसका है, सर्वांगसम का है। अब आइए पढ़ते हैं आगे। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं, जब दो त्रिभुज की सारी भुजाओं एवं कोणों का मान समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब ऐसा होता है तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतया क्या कर लेता है, ढक लेता है। यानी जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज आप रख दीजिए तो क्या होगा, पहला वाला त्रिभुज दूसरा वाला त्रिभुज क्या करेगा, ढक लेगा। यानी जिसको आप ऊपर रखेंगे वो नीचे वाले त्रिभुज को क्या करेगा, ढक लेगा। तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग क्या हो, समान हो। अब आइए देखते हैं सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है। सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस तरह का साइन लिखेंगे सर्वांगसम दिखाने के लिए, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी सर्वांगसम है किसके, डी ई एफ के। तो बहुत आसान है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कितने तरह के सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। पहला होता है एस 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 यानी साइड साइड साइड, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे भुजा 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 सर्वांगसमता। दूसरा होता है एस ए एस, इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता। अगला क्या होता है ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण की सर्वांगसमता। अगला क्या होता है ए ए एस यानी एंगल एंगल और साइड यानी कोण कोण और भुजा। अगला क्या होता है आर एच एस यानी आर एच एस क्या होगा, राइट एंगल होगा और हाइपोटेनिस साइड बराबर होंगी यानी समकोण कर्ण और भुजा। तो बहुत आसान है। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक ऐसे ही बनाएंगे, इसी को पढ़ के बनाएंगे। तो एस 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 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सा यानी ससस। याद हो जाएगा आसानी से आपको। इससे एस निकलेगा, इससे एस निकलेगा, इससे एस निकलेगा। अगला ये देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। आइए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है, पढ़िए, एस है, ए है और एस है यानी सास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सास। आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, ए एस ए यानी क्या हो जाएगा, आशा। क्या हो जाएगा, आशा। ये भी आसानी से याद हो जाएगा आपको। अगला क्या है, फोर्थ है, ए ए एस यानी क्या हो जाएगा, आस। क्या हो जाएगा, आस। और फिफ्थ तो बहुत आसान है, क्या है ये, आर एच एस। तो ये पांचों आपको याद हो गए होंगे। पहला देखिए, पहला और पांचवा तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा याद करना है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है सास है, तीसरा क्या है, आशा है और चौथा क्या है, आस है। तो बहुत आसानी से याद हो गए होंगे आपको। अब आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है एस 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 यानी साइड साइड साइड। तो देखिए साइड 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 है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुज की साइड साइड क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी ये यानी एक इसमें हो गया तो एक इसमें, ये डबल हो गई तो ये भी बराबर होगी और ये यानी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तब क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो अब आइए देखते हैं ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बराबर होगा किसके, डी ई के। ए बी बराबर किसके होगा, डी ई के। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर। फिर बी सी बराबर होगा किसके, ई एफ के। बी सी बराबर किसके होगा, बी सी बराबर किसके होगा, ई एफ के। बी सी बराबर ई एफ के होगा। फिर ए सी बराबर किसके होगा, डी एफ के। ए सी बराबर किसके होगा, डी एफ के। तो बहुत आसान है। जब भुजा 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 बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। तो बहुत आसान है। यानी ए बी जो है, ए बी बराबर किसके होगी, डी ई के। फिर बी सी बराबर किसके होगी, ई एफ के। और
ए सी बराबर किसके होगी, डी एफ के। तो बहुत आसान है, ए बी डी ई के बराबर हो गई, ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, फिर ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, और फिर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला है एस ए एस। इसको याद करने का तरीका हमने क्या बताया था, सास करके आपको याद करना है। एस ए एस से क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा फिर कोण और फिर भुजा। तो बहुत आसान है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। आपको एकदम सीक्वेंस में लेना है, यानी अगर आपने इसको ले लिया है तो आपको इसी को लेना है, और फिर इसी के साथ संगत में लेना है, अलग नहीं ले सकते। ऐसे लिया तो ऐसे ही लेना है, तभी क्या होंगे, संगत भुजाएं या फिर संगत कोण होंगे। और संगत भुजाएं संगत कोण ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तब आइए देखते हैं कौन किसके बराबर है। तो ए बी बराबर किसके हो गया, ए बी, ये ए बी है, ए बी बराबर किसके हो गया, डी ई के। ए बी बराबर किसके हो गया, डी ई के बराबर हो गया। अब आइए देखते हैं कोण कौन सा बराबर होगा। कोण ए बराबर किसके हो गया, कोण डी के। कोण ए बराबर किसके हो गया, कोण डी के बराबर हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला ए सी जो भुजा है वो बराबर किसके हो गए, डी एफ के। ए सी भुजा बराबर हो गई किसके, डी एफ के। तो क्या होना चाहिए, एक भुजा एक कोण और दूसरी भुजा, तीन बराबर होंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये दूसरा नियम हो गया। अब आइए तीसरे नियम पे चलते हैं। तो तीसरा नियम क्या है, ए एस ए, यानी एंगल साइड और एंगल, या इसको कह सकते हैं कोण भुजा कोण। तो हमको सीक्वेंस से ही लेना है। तो आइए देखते हैं, हम लेते हैं इसमें। तो ये कोण हो गया इस कोण के बराबर हो जाएगा, फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आइए समझते हैं। सबसे पहले कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ई के। कोण बी बराबर किसके होगा, कोण ई के बराबर हो जाएगा। फिर भुजा बराबर है ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है डी ई के। यानी ए बी बराबर किसके हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला कोण, कोण ए बराबर किसके है, कोण डी के। यानी कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के। तो देखिए एक कोण हो गया, फिर भुजा हो गई, फिर कोण हो गया। यानी भुजा कोण भुजा से क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई और एफ के। बहुत आसान है। सबसे पहले एक कोण बराबर हो गया, दूसरी भुजा बराबर हो गया, तीसरा कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा किससे, कोण भुजा कोण से। बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ में भी आ गया होगा। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंगल, एंगल और साइड है, यानी ए ए एस है, यानी कोण कोण और भुजा, यानी दो कोण लिए जाएंगे संगत में और फिर एक भुजा ली जाएगी। तो अब आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हमको क्या लेना है, कोण लेना है। तो ये कोण यानी कोण बी बराबर किसके हो गया, कोण ई के हो जाएगा। कोण बी बराबर किसके हो गया, कोण ई के हो जाएगा। फिर अगला कोण लेते हैं। तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के हो जाएगा। कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के हो जाएगा। फिर भुजा ए सी बराबर किसके हो जाएगी, डी एफ के हो जाएगी। तो कोण कोण और भुजा से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब आइए एक एक समझते हैं। तो कोण बी बराबर किसके है, कोण बी बराबर है कोण ई के। कोण बी बराबर है कोण ई के। और कोण ए बराबर किसके है, कोण ए बराबर किसके है, कोण डी के है। और भुजा ये लेते हैं। तो भुजा ए सी बराबर किसके है, भुजा डी एफ के। भुजा ए सी बराबर किसके है, भुजा डी एफ के। तो कोण कोण और भुजा से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई और एफ के।
यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। तो बहुत आसान है, एक चीज आपको याद रखनी है, सीक्वेंस में ही लेना है। यानी आप जो है अगर कोण ले रहे हो तो ये कोण और ये कोण लेना है, और जैसे भुजा ले रहे हो तो ये भुजा लेनी है। ये नहीं कि ये भुजा ले लिए और ये भुजा ले लिए, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी जो कोण होगा वही संगत कोण दूसरे त्रिभुज का। ये नहीं कि ये कोण ले रहे हो और इसमें ये कोण ले लिए, तब क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है संगत भुजाएं लेनी है और संगत ही कोण लेना है। तो आइए अब अगला देखते हैं RHS। RHS में क्या होना चाहिए, त्रिभुज समकोण। सबसे पहले त्रिभुज समकोण होना चाहिए और कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज क्या हो, समकोण हो, कोई दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें क्या है, कोण B बराबर किसके है, कोण E के है, और BC बराबर किसके है, EF के है, और BA बराबर किसके है, ED के है। तो आइए देखते हैं, यानी क्या है, कोण B बराबर किसके है, कोण E के है। दोनों किसके बराबर हैं, 90 अंश के। दोनों कितने हैं, 90 अंश के हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला है BC बराबर किसके है, EF के। तो BC भुजा BC बराबर किसके है, भुजा EF के बराबर है। अगला क्या है, BA बराबर किसके है, ED के। BA बराबर किसके है, ED के बराबर है। तो बहुत आसान है, एक कोण हो गया वो भी 90 अंश का हो गया, बाकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगे। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो आइए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज की सर्वांग समता, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले देखते हैं सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है। सर्व अंग सम, यानी सभी अंग क्या हो, समान हो तो क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। फर्स्ट त्रिभुज की भुजाएं सेकंड त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या होंगी, बराबर होंगी, या फर्स्ट त्रिभुज का कोण सेकंड त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होगा, या फिर माध्यिका भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ऊंचाइयां भी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा, परिमाप भी क्या होगा, बराबर होगा। अब आइए इसकी परिभाषा दोबारा देखते हैं। इसमें परिभाषा में क्या लिखा है, सबसे पहले तो सारी भुजाएं और कोणों का माप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा त्रिभुज वो पहले वाले त्रिभुज को दूसरा वाला त्रिभुज क्या करेगा, ढक लेगा, पूरा पूरा क्या करेगा, ढक लेगा। उसके बाद 5 तरह की सर्वांग समताएं होती हैं। भुजा 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 से सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा से सर्वांग समता, कोण भुजा कोण से सर्वांग समता, कोण कोण भुजा से सर्वांग समता, और समकोण त्रिभुज हो और दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, तब भी क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो पहले वाले में क्या करना, देखो पहले वाले में हम बताए थे कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में सर्वांगसम होंगी। यानी ये AB जो है किसके सब बराबर होगी, ED के, फिर BC बराबर होगी किसके, EF के, और AC बराबर किसके होगी, DF के। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के। अगला क्या था, अगला था SAS, यानी भुजा कोण भुजा। तो सबसे पहले भुजा लेना है, तो भुजा ले लिए, दोनों भुजाएं बराबर होंगी, फिर कोण बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, फिर भुजा, तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके होगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। फिर आइए अगला देखते हैं। अगला क्या था, अगला था ASA। इसमें एंगल साइड एंगल, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, साइड ये इसके बराबर हो गए, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला था एंगल एंगल और साइड, यानी एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, फिर अगला है साइड, यानी ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। फिर अगला ये देखते हैं। तो अगला क्या है, RHS है, यानी त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, कोई दो भुजा क्या हो, बराबर हो, कोई भी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज का ये दोनों कोण क्या है, समकोण है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DEF के हो जाएगा। तो अगर सर्वांग समता की बात की जाए तो केवल 5 सर्वांग समता होती, कोई छठी सर्वांग समता नहीं होती है। तो सर्वांग समता को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा।
आपको समझ में भी आया होगा, इसीलिए हम दोबारा उसका रिवीजन भी करा दिए हैं। आपको कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे जिसकी परीक्षा तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीपी हो, सुपरटेट हो, या फिर केवीएस हो, डीएसएसबी हो, मतलब कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, त्रिभुजों की सर्वांग समता से एक प्रश्न आपका बनेगा ही जरूर। और अगर आज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दोबारा आपको सर्वांग समता पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सर्वांग समता बहुत आसान है। देखने में जितना कठिन लगता है उतना ही अगर आप पढ़े हो, अच्छे से ध्यान से पढ़े हो, तो बिल्कुल बहुत आसान है। कभी भी एक भी नंबर आपका गलत नहीं होने वाला है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्रत, और व्रत का पूरा हम पहले बेसिक लेके आएंगे। व्रत का बेसिक खत्म होने के बाद एक एक करके हम ज्योमेट्री के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि 50 से लगभग 60 बच्चों ने पर्सनल एसएमएस किया है कि सर पहले ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करा दीजिए। तो आप लोगों के ही अनुसार हम चल रहे हैं। ज्योमेट्री क्या करेंगे, पूरी पूरी कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप सभी की क्या प्रिपरेशन खूब अच्छी हो सके। अगले वीडियो में आपको ज्योमेट्री का व्रत का पोर्शन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद आप सभी कमेंट करिएगा कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो। कुछ बच्चे ने कमेंट किया है कि सर हमको सीआई एसआई पढ़ा दिया, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दीजिए। तो आप सभी बताना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वही चैप्टर आपको अच्छे से सरल तरीके से ट्रिक के साथ बताया जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।